Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will study next topic of chapter homeostasis, that is excretion in different animals. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो मेनली जो मेटाबॉलिक वेस्ट एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। जैसे फिशेस की बात की तो फिशेस अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करती हैं। इसी तरह हम मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स या बोनी फिशेस की बात करें तो जितना भी उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको वो यूरिया की फॉर्म में रिमूव करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल की बात करें तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बात आप कंसिडर करें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट एनिमल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं और इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट हैं, इनकी बेसिक रीज़न क्या हो सकती है। जैसे कि फ़िशेज़ हैं तो फ़िशेज़ का एनवायरनमेंट, मैमल्स का एनवायरनमेंट और बर्ड्स के एनवायरनमेंट की बात करें तो ये वेरी करता है। तो बेसिकली ये जो चेंज है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर के अंदर, इसकी बेसिक रीज़न क्या है, डिफरेंट हैबिटेट। क्योंकि सारे एनिमल एक हैबिटेट में नहीं रहते, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, तो उसी लिहाज से वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को भी डिफरेंट फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। तो तीन मेन फॉर्म है हमारे पास, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो आज हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सबसे पहले, कि डिफरेंट जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी नेचर डिफरेंट क्यों होती है, और हमारे पास सारे एनिमल जो हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक फॉर्म में रिलीज़ क्यों नहीं करते। तीन बेसिक फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं हमारे पास एनिमल्स के अंदर। इनमें सबसे पहले आता है अमोनिया का रिमूवल। कुछ एनिमल्स में अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो अबंडेंट सप्लाई में रहते हैं, जिनका हैबिटेट जो है उनके अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है, तो जो भी एनिमल जिनकी सराउंडिंग में अबंडेंट सप्लाई में वाटर मौजूद होगा वो अमोनिया की फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेंगे, और इस फिनोमेना को देन हम कहेंगे अमोनोटैली। मीन अमोनोटैली ओनली तभी हो सकती है जब वाटर की अबंडेंट सप्लाई हो। इसी तरह दूसरा मैकेनिज्म क्या है, यूरिया का रिमूवल, कि हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट को एनिमल सेकेंड जो फॉर्म में रिलीज़ करते हैं वो है यूरिया, और यूरिया की फॉर्म में अगर कोई भी एनिमल अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे यूरियोटैली। और यूरियोटैली तब होती है जब कोई भी एनिमल है तो उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ पे अबंडेंट सप्लाई में वाटर अवेलेबल नहीं हो, वाटर की या तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो या फिर मॉडरेट सप्लाई हो, तो देन एनिमल अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज़ करेगा, यूरिया की फॉर्म में। इसी तरह थर्ड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस वेस्ट की एक फॉर्म है जिसको बहुत से एनिमल रिमूव करते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं यूरिकोटैली। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर या कोई भी सेल अपना नाइट्रोजनस वेस्ट अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव कर रहा है तो इसको यूरिकोटैली बोलेंगे। और यूरिकोटैली जो है ये तभी हो सकती है या उन एनिमल्स के अंदर बेसिकली होगी जहाँ जो ऐसे हैबिटेट के अंदर रहते हैं जहाँ पे वाटर शॉर्ट सप्लाई में अवेलेबल हो, जहाँ पे वाटर की अमाउंट जो है या तो लेस हो या फिर ना होने के बराबर हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल अपना नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, यूरिक एसिड की फॉर्म में। हम ये स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये तीनों मैकेनिज्म जो हैं या तीनों फिनोमेना जिनके अंदर डिफरेंट फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव किया जाता है, इनका आपस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये एक दूसरे से वेरी करते हैं, और इनका हैबिटेट के लिहाज से क्या डिफरेंस बनता है। तो सबसे पहले अमोनोटैली आ जाती है। अमोनोटैली की अगर हम बात करें तो कोई भी एनिमल अगर अपना नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में रिमूव कर रहा है तो इसको अमोनोटैली बोलेंगे, और वो एनिमल जो है वो अमोनोटैलिक कहलाएगा। ठीक है, ऐसा एनिमल जो अमोनिया रिमूव करता है उसको अमोनोटैलिक बोलेंगे, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, अमोनोटैली। इसी तरह अगर कोई एनिमल यूरिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है तो वो एनिमल जो है वो उसको हम कहेंगे यूरियोटैलिक। और यूरिया रिमूव करने का फिनोमेना क्या कहलाता है, जब कोई भी एनिमल नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करे तो इस फिनोमेना को बोलेंगे यूरियोटैली। इसी तरह अगर यूरिक एसिड नाइट्रोजन वेस्ट की आपके पास फॉर्म आ रही है किसी एनिमल के अंदर तो ऐसे एनिमल को यूरिकोटैलिक बोलेंगे, और इस फिनोमेना को यूरिकोटैली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म है जिनको बॉडी से आउटसाइड रिमूव किया जाता है।
ठीक है। ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में देन बॉडी से आउटसाइड रिमूव किया जाता है। तो इनमें टॉक्सिसिटी का क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, कि अगर ये ग्रेटर क्वांटिटी में बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाएं तो ये सेल के अंदर सेल्फ इंटॉक्सिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्जन और कॉमा काज कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन स्पेस हैं, तो क्या ये आपस में इनकी कंसंट्रेशन के लिहाज से कोई डिफरेंस मौजूद है? तो सबसे पहले अगर हम अमोनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो नाइट्रोजन स्पेस है वो है अमोनिया। इसको हमेशा बॉडी के अंदर, ऐसे एनिमल जो अमोनिया की फॉर्म में अपना नाइट्रोजन स्पेस रिमूव करते हैं, वो हमेशा अमोनिया की कंसंट्रेशन लो फॉर्म में मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमेशा अमोनिया को लो कंसंट्रेशन में मेंटेन रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरिया की बात करते हैं, जो एनिमल यूरिया की फॉर्म में अपना नाइट्रोजन स्पेस रिमूव करते हैं, तो यूरिया अमोनिया की ही एक मेटाबोलाइज फॉर्म है। अमोनिया को मेटाबोलाइज किया जाए तो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। इट्स मीन कि इसकी कंसंट्रेशन अगर अमोनिया से ज़्यादा भी है बॉडी के अंदर तो ये सेफ होगा। और थर्ड, यूरिकोटैलिक की अगर हम बात करें, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, तो यूरिक एसिड इन दोनों से कम टॉक्सिक है। तो सबसे कम अमाउंट में हमेशा किसको रखा जाता है? अमोनिया को। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आएँ तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो है वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंट हैबिटेट के लिहाज से ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं ये प्रेजेंट हैं। तो अगर हम अमोनोटैली की बात करें तो अमोनोटैली में अमोनिया को रिमूव किया जाता है। कोई भी एनिमल अपना नाइट्रोजन स्पेस किस फॉर्म में रिलीज करता है? अमोनिया की फॉर्म में। और अमोनिया के रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वाटर का, ठीक है। इस वजह से अगर वाटर की अबंडेंट सप्लाई मौजूद है तभी कोई ऑर्गेनिज्म अपना नाइट्रोजन स्पेस किस फॉर्म में रिलीज कर सकता है? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। लेकिन यूरिया की बात करें तो उसके लिए अमोनिया से कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, कम सप्लाई है, तो देन एनिमल अमोनिया का रिमूवल एफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? यूरिया के फॉर्म में। और अगर वाटर की एक्यूट शॉर्टेज हो इन्वायरमेंट के अंदर तो देन एनिमल यूरिया को भी रिमूव नहीं करेगा, बल्कि अपना नाइट्रोजन स्पेस किस फॉर्म में रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अच्छा, इन्वायरमेंट जैसा कि आपको पता चल गया कि अमोनिया के रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, तो इसी लिहाज से वाटर अगर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होगा तो वही एनिमल जिनकी सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा होगा वही अमोनोटैली करेंगे और अमोनोटैलिक एनिमल होंगे। तो बेसिकली ये कौन से एनिमल्स होंगे? इन्वायरमेंट हमारे पास इनका कौन सा होगा? या तो इक्वेटिक एनिमल होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, या फिर ऐसे एनिमल होंगे जिनकी सराउंडिंग में कौन सा इन्वायरमेंट मौजूद हो? हाइपोटोनिक, लेस डाइल्यूट वाटर कंडीशंस मौजूद हो एज कम्पेयर टू सेल। यूरिया और यूरिकोटैली की बात करें तो यूरिया और यूरिक एसिड जो है इनके रिमूवल के लिए, ये बेसिकली इनके रिमूवल के लिए कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है ये उन एनिमल्स के अंदर मौजूद होगा जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, जो ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पानी लेस अमाउंट में या फिर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में मौजूद होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है? ये आपके पास आता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो यूरिकोटैली और यूरियोटैली ये दोनों फिनोमेना जो हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें, कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है अमोनिया के लिए, यूरिया के लिए और यूरिक एसिड के लिए? तो अगर हम बात करें नाइट्रोजनस फेज की, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो उसके लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? उस 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को वो एनिमल अमोनिया फॉर्म में रिलीज करे तब, अगर वो उसको यूरिया की फॉर्म में रिलीज करता है या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करता है। तो सबसे पहले अगर हम अमोनिया की फॉर्म में बात करें कि अगर कोई भी एनिमल अपना नाइट्रोजनस वेस्ट, या आप कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करता है अमोनिया की फॉर्म में, तो देन उसको कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? 500 ml। 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए, जो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? अमोनिया की फॉर्म में। इसी तरह अगर कोई एनिमल जो है उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है और वो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो यूरिया की फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट करता है तो उस यूरिया को रिमूव करने के लिए देन उसको कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? 50 ml। 50 ml ऑफ वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड होगा?
अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रिलीज़ किया जाए, यूरिया की फॉर्म में। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को अगर अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ किया जाए तो 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उसी 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, 50 ml। और अगर कोई एनिमल अपना 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में रिलीज़ करे, यूरिक एसिड की फॉर्म में, तो देन कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, ओनली 1 ml। सबसे कम वाटर किसके रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड होता है, यूरिक एसिड। मीन इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट सेम है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ही है। अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करो तो 500 ml, यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करो तो 50 ml, और अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ किया जा रहा है तो देन सिर्फ और सिर्फ कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, 1 ml। एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली अमोनियो टैली जो है ये अबंडेंट एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है बेसिकली वही अमोनोटैलिक होते हैं, जैसे कि फिशेस, पोसी। और अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो हैं बेसिकली, मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स और एम्फीबियन, शार्क और बोनी फिश ये टेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होती है, इस वजह से ये अमोनोटैली नहीं करते, बल्कि इनके अंदर कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है, यूरियोटैली। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल और लैंड स्नेल की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन का सामना इन एनिमल्स को करना पड़ता है, तो इस वजह से ये अपना नाइट्रोजन स्पेस किस फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटैली। देन एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन इन एक्सक्रीशन, कि अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो जैसे कि एवोल्यूशन के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एनिमल्स ने और प्लांट्स ने अपने अंदर बहुत सी चेंजेस की हैं, बहुत सी अडॉप्टेशंस की हैं, जिसकी वजह से वो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर चेंजेस आई, और उन सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 मेजर चेंजेस मौजूद हैं जो एवोल्यूशन के दौरान आई। जो पहला चेंज है वो खुद केमिकल नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, कि अगर हम बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनके अंदर रिलीज होने वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है। तो बेसिकली ये जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ये क्यों वेरी करती है, क्योंकि हैबिटेट का डिफरेंस है, और हैबिटेट का डिफरेंस के अंदर मेन डिफरेंस किसका आ रहा है, सप्लाई ऑफ वाटर का। तो जब एनिमल्स की डिफरेंट हैबिटेट्स के लिहाज से एनिमल्स ने रहना शुरू किया, तो अपने आप को उस हैबिटेट के अंदर अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट की जो फॉर्म है उसको भी चेंज किया। चेंज इस वजह से किया क्योंकि जो अबंडेंट सप्लाई है वाटर की उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने अमोनिया से, अमोनोटैली से किसकी तरफ शिफ्टिंग की, यूरियोटैली और यूरिकोटैली की तरफ। तो जो यूरियोटैली है और यूरिकोटैली है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करना, ये किस वजह से इवॉल्व हुई, बिकॉज ऑफ द एडॉप्टेशन ड्यू टू सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर की सप्लाई का जिस तरह से एनिमल्स को सामना करना पड़ा, उसी लिहाज से उन्होंने अपने अंदर एडॉप्टेशन क्रिएट की और अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया ताकि वो कम वाटर के साथ भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो उसको रिमूव कर सकें। और सेकंड मेजर चेंज जो आया है बेसिकली एवोल्यूशन के साथ साथ दूसरी एडॉप्टेशन जो एनिमल्स के अंदर आई वो है खुद एक्सक्रीटरी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किया। सब के अंदर एक ही तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मौजूद, बल्कि अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया है, मेटानेफ्रिडिया है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं और इसके साथ साथ नेफ्रॉन, ठीक है। ये वो सिस्टम है जो विद द एवोल्यूशन या विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवॉल्व हुए। एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन वेरी करती है, ना सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, बल्कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया है, मालपीजियन ट्यूब्यूल है, किडनी है, डिफ्यूजन है, ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए इवॉल्व हुए डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, और ये इनकी हैबिटेट या इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मुताबिक इनको बेटर इक्विप्ड करते हैं कि वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ कर सकें अपने इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपलेस्ट एनिमल से। तो जैसे कि हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो सबसे पहला जो फाइलम आता है किंगडम एनिमलिया के अंदर वो कौन से वाला फाइलम है, नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरिया जो है ये फर्स्ट फाइलम है
किंगडम एनिमेलिया का। और इसका अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म ले लें तो वो आता है हाइड्रा। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट एनिमल के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन को, जो कि हाइड्रा है। हाइड्रा नाइडेरिया से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इसकी बॉडी जो है वो 2 लेयर्स से मिलके बनती है। एक बाहर वाली लेयर जिसको हम एक ही सेल की लेयर्स होती है ये, ठीक है। एक आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। और एक अंदर वाली लेयर है जो इंटरनल कैविटी बना रही होती है बॉडी की, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। तो इसमें इसकी बॉडी सिंपल है, 2 लेयर्स मौजूद हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इसके अंदर कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो, बल्कि सिंपल जो भी प्रोसेस इसके अंदर एक्सक्रीशन का पाया जाता है वो है डिफ्यूजन, ठीक है। किस तरह से डिफ्यूजन होगी कि फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी की 2 लेयर, एक इंटरनल सेल्स की लेयर है जिसको हम एंडोडर्म बोल रहे हैं, और एक आउटर सेल की लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म बोल रहे हैं, ठीक है। और अंदर एक ही कैविटी मौजूद होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों लेयर्स ऑफ सेल्स के अंदर ही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा। एंडोडर्म के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ये वेस्ट जो है, या आप ये कह सकते हैं कि ये सेलुलर लेयर इस वेस्ट को किस पे रिमूव कर देगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है इसके अंदर ऑलवेज वाटर जो है ये फिल्ड रहती है वाटर से, वाटर रिप्लेस होता रहता है बार बार। तो अंदर वाली लेयर एंडोडर्म अपना नाइट्रोजन स्पेस किसके अंदर डिफ्यूज कर, उससे नाइट्रोजन वेस्ट किस में चला जाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, वाटर में, और देन वाटर से किस में रिमूव हो जाएगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाहर वाली लेयर की बात करें तो जो बाहर एक्टोडर्मल सेल्स हैं, ये भी, इनके अंदर भी जो नाइट्रोजन स्पेस प्रोड्यूस होगा, जैसे कि अमोनिया है, तो ये अमोनिया जो है डायरेक्टली किस में डिफ्यूज़ हो जाएगी, आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ से डायरेक्टली ये डिफ्यूज़ हो जाएगी बाहर वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन से अंदर वाली लेयर जो, उससे डिफ्यूजन किस में हो जाएगी, इंटरनल कैविटी के अंदर, और बाहर जो एक्टोडर्म है उससे डिफ्यूज कर जाएगा वाटर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये हाइड्रा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रखता है, इस वजह से इसके अंदर कोई स्पेशलाइज ऑर्गन मौजूद नहीं है और सिंपल प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट आते हैं हम थोड़े से कम्प्लेक्स एनिमल पे, जैसा कि आगे आपके पास आ गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हम किनको कहते हैं, फ्लैटवर्म्स को। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है दोनों साइड से चिपटी होती है, ठीक है, फ्लैट होती है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स, या फिर इनका फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं मेनली, कुछ पैरासाइट भी हैं, ठीक है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इट्स मीन कि इनकी बॉडी कितनी लेयर्स से मिलके बन रही होती है, 3 लेयर्स से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके साथ साथ ये एसिल्यूमेट्स हैं, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, ठीक है, सिल्यूम नहीं होता, इस वजह से इनको एसिल्यूमेट्स बोला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर हम इसको सिंपल कॉमन लैंग्वेज में फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, किस तरह का नेटवर्क है ये, प्रोटोनेफ्रिडियम की अगर हम बात करें तो ये सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ये नेटवर्क है ट्यूब्स का, ठीक है। और ये सारी जो नेटवर्क है ट्यूब का, ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं जो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटो मीन सिंगल, एक ही ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही होती है और ये आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अगर वो बॉडी में मौजूद हो तो इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की ये खुसूसियत है कि प्रोटोनेफ्रिडिया की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क है, इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं इंटरनल साइड से, लेकिन हाँ इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर जो है वो आपके पास ओपनिंग होगी प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर या किसी भी फ्लैटवर्म के अंदर, जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो बॉडी से बाहर की तरफ तो इनकी ओपनिंग मौजूद है, लेकिन इंटरनल साइड पे कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं इनको, तो बेसिकली फ्लेम सेल्स क्या हैं कि ये जो सारी ट्यूब्स हैं ये बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स पे एंड हो रही होती हैं जो सेल्स बेसिकली सिलिया रखते हैं,
ठीक है। अगर इन सेल्स की बात करें तो ये सिंगल सेल हैं, ठीक है। ये सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे इनके सेलुलर सेटअप्स होते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये एंड हो रहा होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में, जो ब्लाइंड एंडिंग रखते हैं, आगे से क्लोज होते हैं। और ये जो सेल्स हैं इनके अंदर सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो सिलिया हैं जब बीट करते हैं तो ये सेल इस तरह से लगते हैं जैसे कोई फ्लिकरिंग फ्लेम हो, ठीक है। चमकता हुआ शोला होता है जिस तरह किसी का मोमबत्ती का या किसी भी आप बल्ब की बात करें तो ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह के नज़र आते हैं सिलिया की बीटिंग की वजह से सेल। तो इस वजह से इन सेल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लेम सेल। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडियम को कैसे डिफाइन करेंगे कि बेसिकली ये क्लोज ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है। ये ट्यूब्यूल्स इंटरनल ओपनिंग नहीं रखती, ठीक है, लेकिन इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद होती है। इसके साथ साथ ये ट्यूब्यूल एंड होती हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट सेलुलर सेटअप पे या डिफरेंट सेल्स पे जो कि फ्लेम सेल्स होते हैं और इनके अंदर सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। सिलिया की बीटिंग की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, फ्लेम सेल्स का। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस तरह से होती है फ्लैटवर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम किसी फ्लैटवर्म की बात करें, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया ये है इनका प्रोटोनेफ्रिडिया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, लेकिन हाँ इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, बॉडी से बाहर की तरफ ओपनिंग ज़रूर मौजूद है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स पे सेल्स पे एंड हो रहा होता है जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। ये सिंगल फ्लेम सेल आपको दिखाया गया, ठीक है। ये सिंगल फ्लेम सेल किस तरह से है, ये सिंगल सेल है, इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इस सेल के अंदर मौजूद होता है एक सिलिया का थफ्ट, एक गुच्छा मौजूद होता है सिलिया का। जब ये सिलिया बीट करते हैं तो इस बीटिंग की वजह से ये सेल्स जो हैं फ्लिकरिंग फ्लेम, चमकते हुए शोले की तरह नजर आते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फ्लेम सेल। तो ये जो फ्लेम सेल हैं ये इन ट्यूब्स की एंडिंग पे मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर से जितना भी मटीरियल सिलिया बीट करते हैं, सिलिया बीट करेंगे और सराउंडिंग में ये सेल है ना, तो सेल के बाहर क्या मौजूद होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या चीज़ मौजूद होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सिलिया बीट करेंगे, सिलिया की बीटिंग की वजह से जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो किसके अंदर एंटर होता है, फ्लेम सेल्स के अंदर। फ्लेम सेल आगे से किस में चले जाएंगे, यहाँ पे देखें ये डिफरेंट फ्लेम सेल्स है ना, ठीक है। सारे फ्लेम सेल्स आगे से किस में एंटर हो रहे होते हैं, नेफ्रिडियम के अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्स में एंटर हो रहे हैं ना। और आगे से ये एक मेन ट्यूब में चले जाएंगे, ठीक है। और जब ये मेन ट्यूब में आ जाएगा मटेरियल तो मेन ट्यूब से ये बॉडी से आउटसाइड किसके थ्रू रिमूव हो जाएगा, नेफ्रिडियोपोर के थ्रू। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सिलिया बीट करेंगे, फ्लेम सेल जितने भी फ्लेम सेल बॉडी के अंदर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मौजूद हैं वो बीट करेंगे उनके अंदर सिलिया। जब सिलिया बीट करते हैं फ्लेम सेल्स के अंदर तो सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसके अंदर एंटर हो जाता है, फ्लेम सेल्स के ट्यूबुलर सिस्टम में। जब ये ट्यूब में आ जाएगा तो ट्यूब से चला जाएगा मेन एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, और मेन एक्सक्रीटरी डक्ट जो है ये देन बाहर आउटसाइड किसके थ्रू रिमूव कर देती है इस नाइट्रोजनस फेस को, एक्सक्रीटोपोर के जरिए। तो इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, इंटरनल साइड पे कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है। इंटरनल साइड पे ब्लाइंड सेल हैं, बंद हैं, क्लोज सेल हैं जिनको कहते हैं फ्लेम सेल। उनमें डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मटीरियल, ठीक है। लेकिन बाहर की तरफ जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटोपोर, ठीक है। एक बार इसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि फ्लेम सेल के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर होगा बीटिंग ऑफ सिलिया से, देन ये चला जाएगा डक्ट्स के अंदर, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगा। और जब मेन एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाएगा तो यहाँ से नेफ्रिडियोपोर के जरिए बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। नाइट्रोजन स्पेस की बात करें तो फ्लैटवर्म्स के अंदर नाइट्रोजन स्पेस जो है वो हैबिटेट के लिहाज से वेरी करता है। जैसे कि अगर हम फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म की बात करें जिनकी सराउंडिंग में अबंडेंट वाटर मौजूद है तो ये अपना नाइट्रोजन स्पेस जो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पास अबंडेंट सप्लाई वाटर की अवेलेबल है तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और अपना नाइट्रोजन स्पेस किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अगर हम पैरासिटिक फ्लैटवर्म की बात करें तो ये आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं, होस्ट से आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं और उसी के साथ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट की करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ बात करें कि हमने ये कहा कि फ्लैटवर्म में पाया जाता है, लेकिन फ्लैटवर्म के साथ साथ ये रोटीफर्स, एनिलिड्स,
मोलस्का और लैंसलेट्स, इन सब के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि रोटीफर, एनिलिड्स और बाकी मोलस्का और लैंसलेट के अंदर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। इसके बाद आते हैं हम अर्थवर्म पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है प्लेन एरिया से, और अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है। एनीलिडा फाइलम के अंदर मेनली, एनीलिडा का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। ठीक है, पॉइंटेड सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, तो अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। 3 लेयर्स हैं इसकी बॉडी की। ठीक है, 3 लेयर्स से बॉडी मिलके बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। इसके साथ साथ ये सिलुमेट भी है, इसमें बॉडी कैविटी या सिल्यूम मौजूद होता है। ठीक है, और इसकी बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन रखती है। जैसे कि हमने कहा कि ये सारे सेगमेंटेड वर्म होते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन इनकी क्या है अर्थवर्म की, जैसे हम बात करें मेटामेरिक, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी बाहर से जैसे सेगमेंट होंगे, इसी तरह की बॉडी के इंटरनल साइड पे भी, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड है आउटसाइड से, लेकिन ये सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर तक नहीं है, बल्कि बॉडी इंटरनली भी सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो इस तरह की सेगमेंटेशन जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पे मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवर्म की अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें पाया जाता है मेटानेफ्रिडिया। ठीक है, मेटा मीन मोर देन वन। ठीक है, जब आपके पास मोर देन वन नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल मौजूद हों तो इस स्ट्रक्चर को हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। मेटानेफ्रिडिया की अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह ये भी एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन इसका नंबर जो है वो प्रोटो से ज़्यादा है। जैसे कि वहाँ पे आपके पास एक ही क्लोज्ड ट्यूबुलर नेटवर्क मौजूद था, लेकिन ये जो मेटानेफ्रिडिया है, इसके अंदर मेटानेफ्रिडिया का नंबर वेरी करता है, मोर देन वन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। नंबर की बात करें तो नंबर किस तरह से है कि हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मौजूद होगा मेटानेफ्रिडिया का। ठीक है, मेटानेफ्रिडिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब का स्ट्रक्चर है, और हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मौजूद होगा, मीन 2 मेटानेफ्रिडिया होंगे हर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, जितने बॉडी के सेगमेंट होंगे हर सेगमेंट के अंदर एक एक पेयर मौजूद होगा। मेटानेफ्रिडिया जो है ये प्रोटोनेफ्रिडिया से किस तरह से डिफरेंट है कि प्रोटोनेफ्रिडिया की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, लेकिन मेटानेफ्रिडिया की इंटरनल ओपनिंग भी मौजूद होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रोस्टोम का। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, नेफ्रोस्टोम, और ये सिलिएटेड होती है, मीन इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, सीलिया। ठीक है, इसी तरह इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिमूव करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, हर मेटानेफ्रिडिया के एंड पे सिर्फ और सिर्फ एक नेफ्रिडियोपोर मौजूद होगा। इसी तरह उसकी स्टार्ट पे क्या चीज़ मौजूद होगी, एक नेफ्रोस्टोम। और नेफ्रिडियोपोर से पहले एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेडर। ठीक है, ब्लेडर वहाँ पे मौजूद होगा जहाँ पे नेफ्रिडियोपोर स्टार्ट होता है, उससे थोड़ा सा पहले बॉडी के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बॉडी है बेसिकली। अगर हम अर्थवर्म की बात करें, ये अर्थवर्म है। ठीक है, इसकी बाहर भी सेगमेंटेशन आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट बॉडी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हुई है, और अंदर पार्ट पे भी देखो तो ये आपको डिफरेंट सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रिडिया, मीन एक से ज़्यादा ट्यूब्यूल मौजूद होती हैं। ठीक है, और किस तरह से मौजूद होती हैं कि हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर है, ये एक साइड से आपको नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरा पेयर के दूसरा मेटानेफ्रिडिया है वो दूसरी साइड पे मौजूद होगा। यहाँ से आप फ्रंट से देखें तो ये दोनों मेटानेफ्रिडिया इसके अंदर मौजूद है, हर सेगमेंट में एक पेयर। स्टार्टिंग में मेटानेफ्रिडिया क्या स्ट्रक्चर है कि इसके स्टार्ट पे एक ओपनिंग मौजूद होती है, ये जो आपको सिलिएटेड नजर आ रही है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोस्टोम। ये नेफ्रोस्टोम है। ठीक है, इसके अंदर सिलिया मौजूद होते हैं, ये इंटरनल ओपनिंग है, मीन बॉडी के अंदर साइड पे मौजूद होती है, और ये कलेक्ट करती है फ्लूइड को। ठीक है, इसके बाद ये ट्यूब की फॉर्म ले लेता है, ये ट्यूब शेप में हो जाएगा, और इस ट्यूब के गिर्द आपको ब्लड कैपिलरीज भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद है, और यही ट्यूब्यूल अगर हम देखें तो ये ट्यूब्यूल जो है इसके बाद ये एक ऑर्गन में चेंज हो रही है, थोड़ा सा जो इनलार्ज ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं ब्लेडर। ठीक है, और ब्लेडर जो है, इस ब्लेडर के बाद हर ब्लेडर के एंड पे
बेसिकली क्या चीज़ मौजूद होती है, एक पोर जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर। तो सबसे पहले एक इंटरनल ओपनिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के बाद नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल, फिर आएगा ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद ये अपना मटेरियल जो है उसको किस तरह से ड्रेन आउट करेंगे आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर, थ्रू नेफ्रिडियोपोर। तो नेफ्रिडियोपोर जो है ये यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ये नेफ्रिडियोपोर हर मेटानेफ्रिडिया के एंड पे मौजूद होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है कि सबसे पहले नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग है, ये कलेक्ट करेगा सिल्यूमिक फ्लूइड को। सिल्यूमिक फ्लूइड किसको कह रहे हैं, ये जो बॉडी कैविटी है ना, इसकी इंटरनल साइड पे ये जो कैविटी मौजूद है, सेगमेंट्स जो है, हर एक सेगमेंट अपने दूसरे सेगमेंट से अलग होता है, और इनको अलग कौन कर रहा होता है, बॉडी कैविटी या सिल्यूम। तो यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है इसको हम कहते हैं सिल्यूमिक फ्लूइड। सबसे पहले सिल्यूमिक फ्लूइड नेफ्रोस्टोम जो कि इंटरनल ओपनिंग है मेटानेफ्रिडिया की, उसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर एंटर होगा। नेफ्रोस्टोम के बाद ये फ्लूइड चला जाएगा नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले कलेक्ट हुआ ये इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू, ठीक है, सिलिएटेड ओपनिंग के थ्रू। ये सिलिया जो है जब बीट करते हैं तो ये अपनी तरफ ड्रेन करेंगे सिल्यूमिक फ्लूइड को। इसके बाद ये इस ट्यूब्यूल में चला गया, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ब्लड कैपिलरीज। फिर क्या होगा कि जितना भी साल्ट है ना वो ट्यूब के ल्यूमन से किस में चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या जो साल्ट है वो यहाँ इस ट्यूब के गिर्द ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे, इसके ल्यूमन से। ल्यूमन अंदर वाली जगह, इस ट्यूब की अंदर वाली जगह से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और बाकी रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल रह जाएगा। और वेस्ट मटेरियल किसके अंदर इंटर हो जाएगा, या यूरिन ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर के अंदर होने के बाद इसको किसके थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा आउटसाइड पे थ्रू नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। तो सबसे पहले नेफ्रोस्टोम कलेक्ट करेगा सिल्यूमिक फ्लूइड को, देन ये सिल्यूमिक फ्लूइड चला जाएगा नेफ्रिडियम ट्यूब्यूल के अंदर। फिर यहाँ से ट्यूब्यूल के गिर्द चूंकि मौजूद हैं ब्लड कैपिलरीज, तो इसमें ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी साल्ट की, जितना भी ल्यूमन में साल्ट होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में जो सराउंडिंग में मौजूद हैं, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाएगा थ्रू नेफ्रिडियोपोर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।